तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मर्म है जिसका नाम है फण मर्म। तो फण मर्म पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सिर के मर्मों में एक मुख्य मर्म है। तो फण मर्म के संदर्भ में ये किस रीजन का मर्म है, तो षडांग भेद से हेड या सिर का मर्म है। नंबर है 2, एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है। तो टेक्सचुअल कोटेशंस, तो सुश्रुत शारीर का 6वां अध्याय है जो प्रत्येक मर्म निर्देश शारीर नाम से जाना जाता है। वहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। तो सुश्रुत ने लिखा है, घ्राण मार्गम उभयतो अभ्यंतरतः स्रोतो मार्ग प्रतिबद्धे फणे नाम तत्र गंधा ज्ञानम। ये सुश्रुत का टेक्सचुअल कोटेशन है। तो एक एक शब्द पे ध्यान देते हैं। तो घ्राण मार्ग, तो घ्राण में से होता है कि मतलब सूंघने का, तो स्मेल। तो सेंसरी नर्व होती हैं और सेंसरी ऑर्गन है। तो नोज़ जो है सेंसरी ऑर्गन है, उसको संस्कृत में कहते हैं घ्राण, घ्राणेंद्रिय। संस्कृत का टर्म है घ्राणेंद्रिय। तो बॉडी में आपको पता होगा कि 11 इंद्रिय हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और 5 जो है कर्मेंद्रियाँ हैं। तो ज्ञानेंद्रिय है जो घ्राणेंद्रिय है, तो उसका जो अधिष्ठान है वो है नासा या नोज़। तो वहाँ की बात कर रहे हैं। घ्राण मार्ग, तो घ्राण मार्ग में उभयतः है, मतलब दोनों तरफ, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो अभ्यंतर मतलब अंदर की तरफ, अंतरतः है। स्रोतो मार्ग प्रतिबद्धे, स्रोत का मार्ग है, स्रोतस बताया है, समझ रहे हैं। स्रोत मार्ग का मतलब स्रोतस। तो स्रोत मार्ग प्रतिबद्धे, वो जो स्रोतस का मार्ग है वहाँ पर है फणे नाम, फण नाम का मर्म है तत्र गंधा ज्ञानम। उसके ऊपर आघात होने से गंध की अज्ञानता होती है। अगर वहाँ पर आघात हो तो गंध की अज्ञानता होती है। तो ये ट्रांसलेशन हुआ इस रेफरेंस का। और पीएचडी में ये और एमडी में बहुत ज़रूरी चीज़ है कि रेफरेंसेस याद किए जाएं, लिखे जाएं। और थीसिस में भी तो साथ का साथ हम ये कई बार बोल चुके हैं और बार बार रिकॉर्डिंग में भी दे रहे हैं, जिससे आदमी ये बाद में नहीं बोलेगा कि हमको बताया नहीं था। क्योंकि बहुत से लोग की थीसिस इसीलिए लेट होती है, वो रेफरेंस नहीं बता पा रहे हैं कि वो चीज़ कहाँ से लिखे हैं। तो उसी समय उस चीज़ का लिखना ज़रूरी होता है जिस टाइम उसे ले रहे हैं आप। विदाउट रेफरेंस एमडी पीएचडी में नहीं होता। फिर डल्हण की कमेंट्री है सुश्रुत शारीर 6/27 पर। घ्राण मार्गस्य द्वयो पार्श्योर अभ्यंतर विवर द्वार संबद्धे फणे सिरा मर्मणि अर्धांगुले वैकल्यकारणी च। तो घ्राण मार्ग में दोनों तरफ पार्श्व में मतलब लेटरल साइड में, आभ्यंतर मार्ग में आभ्यंतरता है, द्वार है, समझ रहे हैं, द्वार लिखा शब्द है ना। तो आभ्यंतरता विवर द्वार है, मतलब वहाँ पे स्पेस है, द्वार है, जगह है, दरवाज़ा है, कि उससे संबद्ध है फण नाम का मर्म। एक बात ये बताइए, अभी इसी को एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ शॉर्ट में बताई, फिर डायग्राम पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या चीज़ है। सिरा मर्मणि, तो ये जो मर्म है वो सिरा मर्म है, अर्धांगुल प्रमाण है। तो स्ट्रक्चरल एनाटॉमी से सिरा मर्म, और जो साइज उसका बताया गया परमाप वो है आधा अंगुल। और प्रोग्नोस्टिक वैल्यू के अनुसार वैकल्यकर, विकलता पैदा करता है। तो ये डल्हण की कमेंट्री है। और फिर ये अष्टांग हृदय की रेफरेंस आ रहा है। फणयो उभयतो घ्राण मार्गे श्रोत्र पथनुगो अंतर्गला स्थितो वेदात गंध विज्ञान हारणों। तो ये जो अष्टांग हृदयकार ने बताया कि फण मर्म जो है उभयते मतलब दोनों तरफ है घ्राण मार्ग में। और स्रोत पथानुगो, श्रोत्र का मतलब होता है कि वो श्रोतेंद्रिय के लिए कहा गया है, तो ईयर के लिए रेफरेंस में आता है। अधिष्ठान जो होता है ईयर, तो स्थितो वेदात, जो अंतर गले की तरफ, अंदर गले की तरफ ले जाती, स्रोत मार्ग से गले की तरफ
मतलब ईयर से गले की तरफ एक मार्ग है, समझ रहे हैं? तो उस पर वेद होने से गंध की अज्ञानता होती है। ये बात अष्टांग हृदय ने कही। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो भी चीज़ शास्त्र में कह दी गई वो हर चीज़ सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो वेद होने से जो गंध की अज्ञानता है उसका केवल एक ही कारण है कि ऑल्फैक्टरी नर्व का इन्वॉल्वमेंट, और यहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व इन्वॉल्व नहीं होती। तो यहाँ की पैथोलॉजी में या जैसे किसी को ज़्यादा जुकाम खांसी ऐसी अवस्थाएं आ जाती हैं या जीर्ण प्रतिशय होता है, तब एक तो स्वाद की कमी आती है और जो है सूंघने की शक्ति भी कम हो जाती है, लेकिन वो टेम्परेरी होती है। वो कफ के आवृत होने से, मार्ग के कफ से आवृत हो गया, इस वजह से ये चीज़ हो रही है। टेस्ट बड्स जो हैं उसके ऊपर कफ की एक लेयर लगी तो उस पर डायरेक्ट फूड का टच नहीं कर रहा, इसलिए सेंसेशन नहीं है। ऐसे नोज़ पे तो वहाँ पे कफ की लेयर है और ज़्यादा स्टिक कर रही है, ज़्यादा थिक है, तो जिसकी वजह से ऑल्फैक्टरी नर्व जो है, तो जो वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है उसके जो पार्टिकल हैं तो वो ऑल्फैक्टरी नर्व पे जाते हैं और वहाँ से सेंसेशन चलता है, तो वो उसको ऑल्फैक्टरी नर्व को टच नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से गंध की अज्ञानता होती है। तो ये एक टेम्परेरी फेस होती है, जब वो ठीक हो जाता है तो फिर से आ जाता है सेंसेशन। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे कही, लेकिन ये उचित नहीं है। ये क्लिनिकल इनका ऑब्जर्वेशन है। फिर घ्राण मार्गस्थ्योभ्यो स्रोत पथानुगो स्रोत मार्ग प्राप्तो अंतर्गल स्थितो गलाभ्यांतरे स्थितो फण विव संस्थान रूपमन्यो फणाविति नाम अरुण दत्त। तो अरुण दत्त ने उसी के ऊपर कमेंट्री लिखी है। तो जो बात मैंने अभी आपको डिस्क्राइब की वही बात इन्होंने लिखी कि घ्राण मार्ग में दोनों तरफ स्रोत पथ, मतलब ईयर से एक पथ ऐसा बन रहा है जो अंतर्गल में आभ्यंतर जाके खुलता है, स्थित होता है। तो वहाँ पर जो है आघात होने से इन्होंने माना कि फणमर्म की तरह परिणाम होते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट आज की एनाटमी के हिसाब से, आज के ज्ञान के हिसाब से ये ठीक नहीं है। घ्राण मार्ग उभयतः स्रोत मार्ग प्रतिबद्धाभ्यंतरतः फणों तयोर्गंध अज्ञानम। अष्टांग संग्रह शारीर 7/20। तो ये दूसरा रेफरेंस है, तो अष्टांग हृदय का था, ये अष्टांग संग्रह का है। दोनों ही वाग्भट ने लिखे, एक वृद्ध वाग्भट और एक वाग्भट ने, तो दो राइटर हुए। तो यहाँ पर भी वही बात ये कह रहे हैं कि घ्राण मार्ग जो है उभयते, मतलब दोनों तरफ स्रोत मार्ग से प्रतिबद्ध एक आभ्यंतर मार्ग है जिसको फण नाम का मर्म कहा गया, जहाँ पर आघात होने से गंध की अज्ञानता होती है। तो उनका ये जो ऑब्जर्वेशन था क्लिनिकल, तो गंध की अज्ञानता टेम्परेरी होती है, इसलिए हमको उसको नहीं मानना चाहिए। तो ये मैंने बताया, तो विद रीजनिंग बताया जाता है कि इसे क्यों मानेंगे, इसे क्यों नहीं मानेंगे। ठीक है, तो क्योंकि एमडी और पीएचडी में यही एक चीज़ होती है कि बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो वो कौन सी सही है कौन सी गलत। तो आप एक तटस्थ या उदासीन स्थिति में रहते हुए, एक पक्ष है और एक विपक्ष, तो पक्ष के आपको पॉइंट लिखने हैं कि इसमें पक्ष में ये पॉइंट है और विपक्ष में ये, और फिर आपको अपना डिसीजन देना है। यही है थीसिस राइटिंग। तो जो भी आप चीज़ उठा रहे हैं उसमें इसीलिए कहा जाता है कि कितने लेखकों ने उसी चीज़ के बारे में क्या बोला, वो आपको कलेक्ट करना है, फिर उनके स्टेटमेंट लिखने हैं, फिर अपनी बात बतानी है इस तर्क से। दिस इज द थीसिस राइटिंग। तो वाग्भट इनसाइड द अंतर्गल स्रोतपथ ऑडिटरी ट्यूब, अंतर्गलो गलाभ्यंतर विवर द्वार फेरेंजियल एरिया। मॉडर्न एनाटमी से कोरिलेट कर रहे हैं। जो श्लोक था, अब उस टर्म को हम मॉडर्न एनाटमी से बता रहे हैं। बिफोर कंसिडरिंग the adjacent site of the fern, it is essential to define the term स्रोतो मार्ग, आभ्यंतर विवर्ध द्वार। तो ये सुश्रुत ने भी टर्म लिया। तो स्रोत मार्ग क्या
है, ये कहा गया स्रोत मार्ग है। तो स्रोत मार्ग कौन सा स्रोत मार्ग? केवल मुंह से बोलने मात्र से नहीं है। तो चिकित्सकों को ये जानना जरूरी होता है कि बॉडी में वो कहाँ पे है, क्योंकि बोलने से चिकित्सा नहीं होती, करने से होती है। तो जब करने से होती है, यहीं पे एनाटमी है कि बॉडी में वो कहाँ पर है, समझ रहे? तो बॉडी में कौन सा स्ट्रक्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। तो अब उसको हम डिस्कशन पे लेंगे। तो श्रोत्र मार्ग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए टर्म अप्लाइड फॉर ऑडिटरी ट्यूब बिकॉज इट कनेक्ट्स बिटवीन द नेजोफेरेंक्स एंड द मिडिल ईयर। समझ रहे हैं? तो इसको नहीं ले सकते। इट हैज़ नो रिलेशन विद द स्टेट ऑफ एनोस्मिया। तो अंग्रेजी में कहते हैं एनोस्मिया, गंध की अज्ञानता को, क्योंकि उससे उसका रिलेशनशिप नहीं है। तो स्रोतो मार्ग इस रेफरेंस में नहीं लिया जा सकता। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई, अब आपको हम डायग्राम में दिखा रहे हैं। तो देखिए ईयर है, समझ रहे हैं, और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे देखें, और यहाँ से देखिए ये एक ऐसे, ये नेजोफेरिंक्स है, ठीक है, और ये फेरेंजो टिम्पैनिक ऑडिटरी ट्यूब, यहाँ से लेकर के एक ये एक देखिए रास्ता दिख रहा है, ये ईयर हुआ। तो डायग्राम में वो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, ये ईयर है और यहाँ पर ये ऑडिटरी ट्यूब लगी, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं। तो ये गले में जाके नेजोफेरिंक्स में जाके ओपन हो रहा है। तो वो अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदयकार ने कहा वो इस मार्ग की बात करें, इस जगह की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आघात होने से या यहाँ पे फलमर्म स्थित है। उनके कहने का अर्थ ये है उस श्लोक का कि फलमर्म इस जगह से संबंधित है। लेकिन उसकी रीजनिंग हमने बता दी कि ये हमने क्यों नहीं माना। हमने कहा ये इट इज़ नॉट ए राइट स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट ट्रू। तो टेम्परेरी इसमें ये फेज आती है। तो स्रोतो मार्ग ऑल्सो कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर नेजोलैक्रिमल डक्ट। एक और भी मार्ग है नेजोलैक्रिमल डक्ट, बिकॉज इट इज़ नॉट ए डीपर स्ट्रक्चर और डज नॉट लाई इंटरनली अभ्यंतर एंड इट हैज़ नो रिलेशन विद द स्टेट ऑफ एनोस्मिया। ये है देखिए, तो यहाँ से देखिए ये है। तो लैक्रिमल डक्ट दिखा रहे हैं आपको। तो लैक्रिमल कैनेलिकुली ये 2 हैं, समझ रहे हैं। और इधर देखें ये नेजो लैक्रिमल डक्ट, ये नोज़ में यहाँ ओपन हुई, ओपनिंग ऑफ दी नेजो लैक्रिमल डक्ट नोज़ में। तो आपने ये देखा होगा और महसूस भी किया होगा कभी कभी कि जब कोल्ड होता है आँख में आंसू निकलते हैं और वो आंसू जो है नोज़ में भी आते हैं। तो एक मार्ग हुआ नेजो लैक्रिमल डक्ट। तो इसको भी नहीं ले सकते क्योंकि इस पे भी आघात होने से ये सब टेम्परेरी फेस है। तो गंध की अज्ञानता, परमानेंट गंध की अज्ञानता नहीं होती। तो स्रोतो मार्ग इज अप्लाइड फॉर ओपनिंग ऑफ क्रिबिफॉर्म प्लेट्स नेजो क्रेनियल कम्युनिकेशन। अब फाइनल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि फिर लिया क्या जाएगा, लेना क्या चाहिए। यहाँ 3 तरीके के स्ट्रक्चर हैं। मतलब यहाँ वकालत की तरह है कि आपको उसको रीजनिंग देनी है कि 3 में से एक ही स्ट्रक्चर होगा, तीनों नहीं। तो तीनों में से कौन सा है और उसकी रीजनिंग आप क्या दे रहे हैं और वो सही होनी चाहिए। तो नेजो क्रेनियल कम्युनिकेशंस, द एनाटॉमिकल साइड सरफेस एनाटॉमी, फंडमर्म लाइज इंटरनली and on the lateral side olfactory region of the both nasal passage up to the srotomark, cribriform plate of ethmoid bone. This is the cribriform plate of the ethmoid bone. यहाँ पे देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो दूर से, तो ये बहुत महीन महीन ये आर पार रास्ते बने हुए हैं। तो ये जो ओपनिंग्स हैं इन्हीं से जो है फिलामेंट्स ऑफ द ऑल्फैक्टरी नर्व, ये सेंसरी नर्व है, तो नोज़ से ऑल्फैक्टरी बल्ब तक जाते हैं। तो मार्ग ये हुआ।
तो स्रोतोमार्ग ये है। और ये देखिए एरिया बने हुए हैं, यहाँ पे फिलामेंट्स होते हैं, आगे दिखाएंगे। तो ये इथमाइड बोन है, यहाँ पढ़िए ऊपर इथमाइड बोन, क्रिस्टा गैली ये है, क्रीविफॉर्म प्लेट ये है, और ये परपेंडिकुलर प्लेट है ये वाली जो है। तो दिस इज द लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी। ये जो आप ब्लू एरिया देख रहे हैं, इस एरिया की बात हो रही है, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी फिलामेंट होता है। तो दिस इज द सुपीरियर नेजल कॉन्का ऑफ द नोज, लेटरल वॉल ऑफ द नोज। सुपीरियर नेजल कॉन्का लाइज इन द लेटरल वॉल ऑफ द नोज। ये देखिए यहाँ पे, तो ये अलग अलग डायग्राम है। दिस इज द एरिया, यहाँ पे देखिए ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है, दिस इज द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, दीज आर द फिलामेंट्स ऑफ द ऑल्फैक्टरी नर्व। तो ये जो क्रीविफॉर्म प्लेट ऑफ द इथमाइडल बोन, तो उसमें जो ये फोरामेंस हैं उनको क्रॉस करते हुए फिलामेंट ऊपर जा रहे हैं, और वही फिलामेंट जो है इनकी गंध का ज्ञान होता है कि मतलब जो खुशबू आपको मिल रही है वो किस चीज़ की है, इसका जो ज्ञान है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही नर्व है। तो दिस इज़ द फर्स्ट नर्व। तो क्रेनियल नर्व में जब हम काउंटिंग करते हैं तो ये फर्स्ट नर्व है जिससे गंध का ज्ञान होता है। तो मेजरमेंट जो बताया, हाफ अंगुल पर विस्तार। स्ट्रक्चरल एनाटमी थ्रू नेजल कैविटी, it is a prominent seat of hemorrhage, little area, yet it cannot be accepted because injury at little area does not produce anosmia। तो इन्होंने सिरा मर्म कहा। सिरा का तो मतलब वेसल्स होता है, जो एक सामान्य अर्थ लिया जाता है, समझ ना, नर्व नहीं होता। जो अभी तक आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा तो वेसल्स के लिए शब्द आता है सिरा, या वेन के लिए खास करके आता है, आर्टरी के लिए धमनी आता है, समझ ना। तो यहाँ सिरा कहा, तो सिरा से वेसल्स होना चाहिए, और जब वेसल्स होगा तब लिटिल्स एरिया आता है। जो मीडियल साइड है, जो मीडियन वॉल है, उसके ऊपर ये लिटिल्स एरिया होता है। तो वो लिया जा सकता है क्या? तो वो भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर आघात होने से एनोस्मिया नहीं होता। जब आर्टरी रप्चर होती है तो उससे एनोस्मिया नहीं होता, गंध की अज्ञानता नहीं होती। ये डायग्राम है लिटिल्स एरिया, एरिया ऑफ एपिस्टेक्सिस। तो जैसा कि जो नोज से कभी कभी ब्लीडिंग होती है, और किसी को स्वयं भी हो सकता हुई हो या ना हुई हो, तो दूसरों का देखा होगा। स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी है, एक ये आर्टरी है, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी है ये है, और सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल आर्टरी है, और एंटीरियर इथमाइडल आर्टरी है। तो ये यहाँ पर आके देखिए इस तरीके से मिल रही हैं, एनास्टमोस कर रही हैं। तो ये जहाँ पर मिल रही हैं यही है लिटिल्स एरिया। तो एक आर्टेरियल सप्लाई, एंटेरो सुपीरियर पार्ट, एंटीरियर इथमाइडल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, posterior inferior part, sphenopalatine branch of third part of maxillary artery, greater palatine branches of third part of maxillary artery, anterior inferior part, vestibular region, तो mobile part, septal branch of superior labial branch of facial artery। तो अलग अलग रीजन बताया, कहाँ से ब्रांच आ रही है, कैसे आ रही है, उसके नाम लिखे, ये याद करने होंगे। एरिया ऑफ एपिस्टेक्सिस or Little's area or Kessel-Bechet's area, it is the commonest site of bleeding from nose, epistaxis. It is situated in the vestibule region, anterior inferior part of the septum, where anastomosis between long sphenopalatine, septal branch of facial and terminal branch of greater palatine anastomose। इनकी एनास्टमोसिस होती है, और ये मैंने अभी डायग्राम आपको समझाया था। तो जो बात वहाँ शब्दों में लिखी वही चित्र में दिख रही है। तो जो मीडियल वॉल है नोज़ की, ये वहाँ पे होता है, और जो फणमर्म है वो लेटरल वॉल पे होता है। तो दोनों का एरिया भी बहुत फ़र्क है।
तो इट शुड बी टेकन एज स्नायुमर्म। तो अब इस डिस्कशन के बाद ये बात निकल के आती है कि इसे स्नायुमर्म या तो कहो या वात वह शिरा कहो। क्यों? क्योंकि शिरा के जब सुश्रुत ने जहाँ पर वर्गीकरण किया है तो 4 प्रकार की शिरा हैं, वात वह शिरा, पित्त वह शिरा, कफ वह शिरा और सर्व वह शिरा। समझ रहे हैं? तो ये क्लासिफिकेशन ये मर्म के रेफरेंस में जो और चीज़ें आ रही हैं वहाँ पे किया गया है। तो स्नायु से भी नर्व को ग्रहण करते हैं और या तो वात वह शिरा कहें जो वात का वहन करती है। वात के रेफरेंस में मैंने बताया था कि वात जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। उसकी निरुक्ति के संदर्भ में कहते हैं वा गति गंधनियों। गति मीन्स मोटर, गति इज द मोटर एक्टिविटी, चलने को बोलते हैं। तो कोई भी जो चीज़ चलती है, जो मोशन होता है, तो वो मोटर नर्व रेस्पॉन्सिबल करती है बॉडी की। और जब मोटर नर्व रेस्पॉन्सिबल करती है तभी कोई एक्शन परफॉर्म होता है, मोशन होता है। तो गति के लिए ऑल मोटर नर्व्स रेस्पॉन्सिबल हैं, उसमें से जिस जगह की है तो वहाँ की नर्व। और गंधनियों शब्द इस्तेमाल है, तो गंधन का मतलब होता है स्मेल और यो का मतलब आदि। तो 5 सेंसरी ऑर्गन्स, तो सेंसरी ऑर्गन्स है तो वहाँ सेंसरी नर्व है। तो सारी सेंसरी नर्व्स, तो सारी सेंसरी नर्व और सारी मोटर नर्व्स से मिल के बना वात शब्द। क्योंकि वात की निरुक्ति कहती है गति गंधनियों, वा गति गंधनियों। तो जो गति के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जो गंधनियों के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, तो मोटर एंड सेंसरी नर्व्स या मोटर एंड सेंसरी स्ट्रक्चर्स कौन से? तो वो हैं आज की एनाटॉमी के हिसाब से नर्व्स। समझे ना? तो बिकॉज एनोस्मिया कैन definitely be the injury result due to the damage in olfactory nerve, in olfactory region, olfactory bulb, or both due to involvement of the cribriform plate। मतलब इन्हीं स्ट्रक्चर पर आघात होने से ये चीज़ संभव होती है। या तो olfactory नर्व डैमेज हो जाए, या olfactory बल्ब डैमेज हो जाए, या दोनों हो जाए, या cribriform प्लेट ब्रेक हो जाए, तो उससे ये चीज़ हो जाती है कि नर्व के फिलामेंट टूट जाते हैं। तो कभी कभी जैसे बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं और एकदम से जब एक्सीडेंट होता है तो वो आगे की तरफ चल गिरता है। तो ये जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है वो इतना स्पीड से उससे टकराता है, आगे बढ़ता है कि फिलामेंट्स टूट जाते हैं। तो ब्रेन मैटर तो आगे भागा और बोन वहीं स्थिर है। तो वो आगे का एनाटॉमी जो है आप सर्जिकल एनाटॉमी में पढ़ेंगे, उनकी बुक्स में जो चीज़ मैंने बताई। तो प्रोग्नोस्टिक स्टेटस वैकल्यकर है, मतलब विकलता आई कि गंध की अज्ञानता। तो घ्राण इंद्री जो है नोज़, वो अपना उसका फंक्शन है सूंघना, और वो काम नहीं हुआ। तो वो काम नहीं हुआ तो एक तरीके की विकलांगता आई, तो वैकल्यता आई, तो वैकल्य कर पा रहे। और इंजरी रिजल्ट्स गंध की अज्ञानता, एनाटॉमी। तो रीजनल एनाटॉमी, फिलामेंट्स ऑफ द olfactory nerve is the first structure. Second is the cribriform plate of ethmoid bone, and third is the olfactory bulbs. तो ये 3 स्ट्रक्चर ही रेस्पॉन्सिबल हैं फार्मार्म के लिए। तो वो तीनों हैं सीरियल से। नंबर फर्स्ट, filaments of the olfactory nerve, second cribriform plate of ethmoid bone, or third olfactory bulbs। The underlying important anatomical structures, their applied anatomy। तो ये हम बार बार हर मर्म के बारे में बताते हैं कि वो रीजनल एनाटॉमी वहाँ की लिखनी होती है कि उस क्षेत्र में कौन कौन सी रचनाएं ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनके नाम ये हेडिंग में लिखे जाते हैं। तो फर्स्ट, इफ olfactory एरिया इज डैमेज्ड, अगर olfactory एरिया डैमेज हो रहा है जहाँ फिलामेंट्स हैं, तब क्या होता है? द फिलामेंट्स ऑफ द olfactory nerve which are originated from the olfactory epithelium in the olfactory region of the nasal cavity, superior nasal concha। The right anatomical place is superior nasal concha,
and opposed part of the nasal septum may detached and results in loss of smell. समझ रहे हैं? तो ऑल्फैक्टरी एरिया पे अगर इंजरी होती है तो इसीलिए कहते हैं कि जिस टाइम मतलब नाक में उंगली डाल के ज़्यादा डिस्टर्ब नाखून से ऐसे ना करें, क्योंकि अगर उस एरिया तक पहुंची नाखून और वो उसने नर्व के फिलामेंट को कट कर दिया तो ये फणमर्म पे आघात आ गया तो गंध की अज्ञानता आ जाएगी, सूंघने में फिर बाद में प्रॉब्लम होगी, है ना। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे स्पष्ट की, वो ऐसा क्यों कहा जाता है, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, और जो साइंटिफिक रीज़न है वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। और सेकंड पॉइंट है, इफ़ क्रीबिफॉर्म प्लेट इज डैमेज्ड रिजल्ट्स एनोस्मिया ऑफ द ऑल्फैक्टरी बल्ब, क्योंकि फिलामेंट वो ब्रेक हो जाएंगे। तो जब क्रीबिफॉर्म प्लेट टूटी तो फिलामेंट टूटे तो कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया, तो नीचे तो नर्व के फिलामेंट हैं, ऊपर ऑल्फैक्टरी बल्ब भी है, लेकिन बीच से टूट गया तो कंटिन्यूएशन नहीं रहा ना। जैसे बिजली का तार गया हुआ है, यहाँ से गया है और बीच में से काट दीजिए तो थोड़े से कट से वो फिर फंक्शन नहीं होता, तो वो बात है यहाँ पे। तो इन केस ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा, जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था कि जैसे बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं तब ये चीज़ होती है। 3 फोसा बताया गया, 3 पार्ट में उसे डिवाइड कर दिया, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पार्ट में ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है, तो ऑल्फैक्टरी नर्व्स मे बी सेपरेटेड फ्रॉम ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ स्मेल, एनोस्मिया। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब समझ रहे हैं, और फिलामेंट हैं क्रीबिफॉर्म प्लेट से उधर से आ रहे हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वहाँ पैथोलॉजी होगी। इट मे टियर द मेनिंजियल सीट्स सो लीकेज ऑफ CSF फ्रॉम द नोज में आकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जब वो क्रीबिफॉर्म प्लेट वहाँ ब्रेक हुई तो जो CSF है, तो आपको पता होगा कि मस्तिष्क में द्रव है, तो अगर वो मेनिंजियल सीट भी जो है ब्रेक हो गई इंजरी से तो CSF लीक करने लगता है, और लोग समझते हैं कि ये कॉमन कोल्ड है, केवल वैसे ही नाक से पानी बह रहा है। वो सामान्य स्थिति समझ रहे हैं, लेकिन वो सामान्य स्थिति नहीं है। वो जो मस्तिष्क द्रव है, CSF है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसकी लीकेज चालू हो गई तो देयर इज ए बिग प्रॉब्लम। तो यहाँ वो चीज़ बता रहे हैं। तो जब फ्रैक्चर ऑफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा होता है तो ये 2 चीज़ें संभव हैं, या दोनों ही हो जाएंगी या एक होगी। इसलिए सावधानी से निरीक्षण करना जरूरी है। नेज़ोलैक्रिमल डक्ट बताई, पहला स्ट्रक्चर, और ये क्रॉस लग गया, किसको नहीं मानोगे। तो ऑडिटरी ट्यूब जो ईयर को गले से जोड़ रही है, इसको भी नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ भी ऑल्फैक्टरी नर्व नहीं है, दोनों जगह नहीं है। और तीसरा ये स्ट्रक्चर है, तो क्रीबिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमाइड बोन, ये आप देखिए तो चौकोर चौकोर ये एरिया दिख रहा है, तो ये बोनी पार्ट है, बीच में स्पेस है ये, और ये नर्व ऑल्फैक्टरी नर्व के फिलामेंट्स हैं। और यहाँ ये म्यूकोजल एरिया है, तो यहाँ म्यूकस रहता है, तो ये सेल्स हैं, जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है वो यहाँ पर आता है, उसको ये रिसेप्ट करते हैं और उससे वो सेंसेशन आगे बढ़ता है। तो ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, इसी ये पैसेज है, फिर ऑल्फैक्टरी बल्ब तक आता है, फिर ऑल्फैक्टरी ट्रैक, और ये तब आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया है कि कैसे जो सूंघने की प्रक्रिया है, स्मेल की प्रक्रिया है, वो होती है। तो स्ट्रक्चर ये 3 ही यहाँ रिस्पॉन्सिबल हुए। पहले ये फिलामेंट्स हुए ऑल्फैक्टरी बल्ब के, तो ये एरिया पर डैमेज हो जाए, या दूसरा है ऑल्फैक्टरी बल्ब ये डैमेज हो जाए, और ये क्रीबिफॉर्म प्लेट अगर ये खिसक गई, ये टूट गई, तो भी ये फिलामेंट्स ब्रेक हो जाते हैं, समझ रहे हैं।
तो नोज के पास समीप में तो यही चीज स्ट्रक्चर है, तो इसी को स्रोतो मार्ग मानना चाहिए, क्योंकि ये मार्ग है, रास्ता है जहाँ से ऑल्फैक्टरी नर्व ऑल्फैक्टरी बल्ब में मिल रही है। तो क्रीविफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमॉइडल बोन, क्रीविफॉर्म माने होता है छलनी, क्रीविफॉर्म छलनी की तरह, समझ रहे हैं? तो छलनी की तरह वो है, तो वहाँ से फिलामेंट्स गए ऑल्फैक्टरी बल्ब पे गए, तो ये जो एरिया है वो है फणमर्म। ये दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट। तो फणमर्म के बारे में मैंने आज बताया आपको। एक तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पहले तो सिरा मर्म है, सुश्रुत ने कहा ये सिरा मर्म है। तो सिरा मर्म में यहाँ कौन से प्रकार की सिरा, क्योंकि उसका भी क्लासिफिकेशन है, तो या तो वात वह सिरा कहिए और या फिर करेक्शन करिए स्नायु, तो क्योंकि स्नायु से भी नर्व ली जा रही। तो जो मॉडर्न एनाटॉमी के हिसाब से स्ट्रक्चर है वो वेसल्स नहीं है, वो है नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हुआ डिस्कशन का, अरे बात समझो। और दूसरा जो है कि स्रोतो मार्ग, स्रोतो मार्ग से कौन सा स्ट्रक्चर लें, तो 3 स्ट्रक्चर की हमने डिस्कस जो चर्चा करी, समराइज वे में बता रहा हूँ। तो और एक चीज की समझ रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्योंकि ऑल्फैक्टरी नर्व नहीं होती, इसलिए गंध की अज्ञानता जो है परमानेंट नहीं होती, इसलिए वो नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसको जो है वाग्भट ने गणना की, तो वाग्भट का ये स्टेटमेंट गलत है। तो सारी बात ये कह लें कि शास्त्र में लिखी तो वो सब सही है, ऐसा नहीं है, समझ रहे। और दूसरी बात हुई कि अश्रु मार्ग, समझ रहे, लैक्रिमल डक्ट, तो वो भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व नहीं है। और तीसरा है कि क्रीविफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमॉइडल बोन, जहाँ से ये स्ट्रक्चर फिलामेंट्स आ रहे हैं, तो वो नोज से ऑल्फैक्टरी बल्ब की तरफ जा रहे हैं, तो ऑल्फैक्टरी फिलामेंट्स और एक क्रीविफॉर्म प्लेट ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो इसमें इंक्लूड करने चाहिए। तो दिस इज द कंक्लूजन। तो थैंक यू ऑल।